अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनके ऊपर जो इंक्वायरी है उसकी खबर की बाज़गश्त आज भी जारी है। और ख़ासकर फैज़ हमीद साहब का एक ख़ास सियासी असर और रसूख जिससे मुतल्लिक हमारे तज्ज़ियाकार भी आपको बड़ी दफ़ा अंदर की बातें बता चुके हैं, तज्ज़िये तबसरे भी कर चुके हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो इस पहलू के ऊपर ख़ास तौर पर जो आवाज़ें हैं वो न सिर्फ बटी हुई हैं बल्कि मुमकिन क्या सियासी असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर एक दिलचस्प बहस है। ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों से उनकी इंसाइट जानते हैं इस मामले के ऊपर। हुकूमती शख्सियात, सियासी शख्सियात को देखिए, वो ये कहते हैं कि इसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं सियासी मंजरनामे के ऊपर। ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में कहते हैं कि जी बड़ी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फैसल वाडा साहब को ले लें, जो आजकल बल्कि कुछ अरसे से बड़ी पेशगोइयाँ भी कर रहे हैं और उनकी पेशगोइयाँ सही भी साबित होती हैं। बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने इस मामले पे भी। वो कहते हैं अभी तो शुरुआत है, अभी तो और बड़े बुत गिरने हैं। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और उसके बानी के लिए बड़ी मुश्किलात वो देख रहे हैं। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी आने वाली है और महीनों में नहीं बल्कि अब हफ्तों में ये काम होता हुआ देखेंगे। एक नज़रिया तो ये, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी कि ये जो सियासी मंजरनामे पर डेवलपमेंट हुई है, ये न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जितनी भी सियासी जमातें और उनके अंदर शख्सियात हैं मुख्तलिफ, उनके लिए यकसा तौर पर बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस डेवलपमेंट से फ़ायदा हुआ है। हामिद मीर साहब को ही ले लीजिए, उनका देखने का नज़रिया इस मामले को बड़ा दिलचस्प। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सीनियर लीडरशिप है उसकी गिरफ्तारी के बाद या कहीं ना कहीं उनसे राब्ता मुनक़ता होने के बाद एक लीडरशिप का या अथॉरिटी से बात करने का, हिकमत अमली का फुकदान था जिसका फैज़ हमीद साहब फ़ायदा उठाते थे और कई दफ़ा ऐसी बातें करते थे कि ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस पार्टी को। लेकिन अब इस गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अपने फ़ैसले करने को या हिकमती अमली बनाने को आज़ाद होगी, तो अब एक बदली हुई तहरीक इंसाफ नज़र आएगी जिसका उसको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। दिलचस्प मामला है। हमारे तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं, इस डेवलपमेंट से सियासी तौर पर क्या असरात होंगे और किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, सर आपका सियासत को देखने का नज़रिया और अंदर से जो इसकी कई चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं, वो किसी आपसे मिस नहीं होती हैं। ये जो कल डेवलपमेंट हुई है, आपके ख्याल में क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? देखिए, मुक्तदरा के अंदरूनी मामलात से तो मुझे ज़्यादा इतलात नहीं है, ना ज़्यादा मेरा कोई मुतालिया है उस बारे में। लेकिन डेफिनेटली जो सियासत पर इसके असरात हैं वो ये है कि जो ग्रिप थी पूरे सिस्टम पे, वो ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, हुकूमत का पहिया नहीं चल रहा था और वो लोग जो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ थे उनको सज़ाएं नहीं हो रही और जो पसे पर्दा किरदार थे वो भी उनके का भी कोई एहतसाब नहीं हो रहा था। तो इस वाक़े से जो सियासी असर फौरी तौर पर पड़ा है वो मजबूत गिरफ्त का पड़ा है और उनके इस रिजॉल्व का कि वो जो भी उनके इरादे हैं उनके रास्ते में जो भी आए, चाहे उनके कुलीग्स में से जिनके साथ ज़ाहिर है उन्होंने साल हर साल काम किया है और बहुत से दरमियान में उनके दोस्त भी होंगे जो फैज साहब के भी दोस्त होंगे और उनके भी दोस्त होंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर जो इंतहाई सख्त कार्रवाई है वो उन्होंने उसको अलाउ किया है। तो इसका मतलब यह है कि वो किसी को भी इस रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे जो वो सोचते हैं या जो वो पाकिस्तान का उन्होंने एजेंडा जो है वो सोच रखा है। तो जाहिर है इसके फिर सियासी भी असरात होंगे, इसके अदालती फैसलों पर भी ये चीज़ किसी न किसी हद तक असरअंदाज होगी और हुकूमत का जो तरीक़ेकार है या हुकूमत के चलने पर भी इसका असर होगा।
तो डेफिनेटली हमें नहीं पता कि इन नताइज का मुस्तकबिल में क्या नतीजा निकलेगा और उसके क्या असरात होंगे, लेकिन फौरी तौर पर डेफिनेटली ये तासुर फौरन गया है कि इज हियर टू स्टे एंड ही इज बेंट अपॉन हिज एजेंडा फॉर पाकिस्तान। जो भी उन्होंने सोचा हुआ है वो उसको हर तरीके से, और उसमें जो भी रुकावट आएगी वो उसको अबूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप ये कितनी अहमियत का हामिल समझते हैं? क्या तहरीक इंसाफ हमें अब बदली बदली नज़र आएगी, इन द सेंस के कहा जा रहा है वो स्ट्रेटजाइज कर सकेंगे बेहतर तरीके से आज़ाद तौर पर, या फिर आप समझते हैं कि मज़ीद उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है और बड़ी मुश्किलात होंगी उनको? देखिए, सियासी पार्टियों को फौज का जो अंदरूनी मामला है ना, उसमें उलझना ही नहीं चाहिए, उसमें दखल ही नहीं देना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी गलती थी, और जिसने भी ये गलती की है ना वो हमेशा मुश्किल में पड़ा है। फौज के अपने मामलात हैं, सियासत के अपने मामलात हैं, ना वजीर आज़म को ना हमारे सियासतदानों को फौज के मामलात से अपने आप को और उनकी जो भी मामलात चल रहे होते हैं उनसे अलग थलग रखना चाहिए। बस वजीर आज़म को जब मौका आए तो उसको एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुनना होता है, वो मौका मिलता है उसको, वो चुन ले। बाकी अगर आप फेवरेट्स बना लें, आप अपने मुखालिफ बना लें फौज के अंदर, तो फिर उसके नताइज हैं, और हम पहले भी ये नताइज देखते रहे हैं, और अब उसका बड़ा सख्त नतीजा जो है वो हमारे सामने आ गया है। देखिए, फौज का एक अपना डिसिप्लिन है, उसके अंदर बड़ी सख्ती है। हमने ये देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ एक जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को और कोर कमांडर को इस बात पे निकाल दिया कि उसने उनकी इजाजत के बगैर वजीर आज़म से मुलाकात क्यों की। हालांकि जाहिर है वजीर आज़म भी सिस्टम का हिस्सा होता है, तो बहुत सख्त डिसिप्लिन है। और फिर आपने ये देखा कि ये कोर कमांडर पे लाहौर के पे हमला हुआ, तो उससे अगले दिन या 2 दिन बाद ही उन्होंने उस कोर कमांडर को भी फारग कर दिया। तो ये इस तरह की जो मिसालें हैं उससे साफ पता चलता है कि फौज के अंदर डिसिप्लिन कितना सख्त कीर है, और उसके लिए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये फैसला करता है तो वो फिर ये, हालांकि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं ये सारे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, साल इन्होंने इकट्ठे काम किया होता है, और इकट्ठे काम ना किया हो तो और भी दोस्त इनके कॉमन होते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सब चीजों को बालाए ताक रखकर ये फैसला किया है। तो इससे उनके डिसिप्लिन का भी अंदाजा होता है और उनके अज़्म का भी अंदाजा होता है। लेकिन जो हमारी सियासत है इसमें भी ये उनसर खत्म होना चाहिए। जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि सियासतदानों को या वजीर आज़म को या हुकूमत को फौज के मामलात में नहीं दखल देना चाहिए। दूसरी तरफ मेरी हम्बल सबमिशन ये भी है कि फौज को भी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जिसने भी आज तक, जिस जनरल ने भी सियासत में मुदाखलत की है वो कोई तारीख में नेक नाम नहीं हुआ, चाहे वो जनरल असद दुरानी है, जनरल हमीद गुल है, या एक लंबी लाइन है, तो वो भी उनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये 2 अलग अलग फील्ड हैं, अपना अपना काम करना चाहिए। ओके भट्टी साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान सियासी तौर पर? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले एक छोटी सी तस्दीक कि कल बात हुई थी, साकिब निसार साहब के पास भी ये केस आया, तो एक्चुअली ये केस नहीं था, या मतलब कमर मुईज का केस नहीं था, छापे वाला केस नहीं था। ये केस था जो साकिब निसार के पास आया, वो जायदा जावेद और कमर मुईज का था कि दोनों में से हाउसिंग सोसाइटी का मालिक कौन है, वो केस था। और कमर मुईज के एक इतला है कि वो मुलाजिम था जायदा जावेद के पास, और जायदा जावेद के भाई की मौत के बाद पावर ऑफ अटार्नी कमर मुईज ने लिए, और दोनों जायदा जावेद और कमर मुईज की स्टोरियों में बहुत कुछ मशकूक है। ये बहरहाल मौजू नहीं है, लेकिन नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कल एजाज ने ही आपके बाद इस चीज को करेक्ट कर भी दिया था और पूरा बता भी दिया था, बट अच्छा है आपने आज दोबारा करेक्ट कर दिया। मैं वो अंडरस्टैंड कर गया था, इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात मैडम शेख के अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खबर की बाशगश्त तो होनी थी, हलचल तो मचनी थी,
DGISI का कोर्ट मार्शल का आगाज हुआ है मैडम शेख। जनरल फैज कोर कमांडर भी थे, मगर कोर कमांडर सिर्फ कोर कमांडर ही होते तो इतनी और उनके कोर्ट मार्शल का आगाज होता तो इतनी बड़ी हलचल ना मचती। वो साबिक DGISI थे और वो जनरल फैज हमीद थे, और ये नहीं था कि 20 साल पहले के साबिक DGISI थे। अभी रिसेंट वो साबिक DGISI थे जो एक अरसे तक इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहे, जो आर्मी चीफ बनते बनते रह गए। और मैडम शेख, जहां फौज ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो अपना और अपनों का एहतसाब कर सकती है, वहां ये मिथ भी टूटी है कि फौज अपनों को बचा लेती है। क्योंकि अगर कैसे बचा लेती, क्योंकि अगर एक ये भी था और हम सुन रहे थे कि अगर आज पुराने DGISI का होगा एहतसाब होगा तो कल को आज के किसी बड़े का भी हो सकता है एहतसाब। तो ये मिथ भी तोड़ी और फौज ने अपने आप को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने अकाउंटेबल किया। और इस पर बड़े अजीबो गरीब और दिलचस्प इस पे क्या सराइयां भी हैं। कोई कह रहे हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट तो जनरल फैज हमीद के खिलाफ थी, ये तो होना था। कोई कह रहा है तवज्जो हटाने के लिए, कोई कह रहा है अदलिया को मैसेज है, कोई कह रहा है तरीके इंसाफ को मैसेज है। लेकिन खैर ये चीजें मैटर नहीं करती और मैं इनके हक में नहीं हूं। लेकिन और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई पर मैडम शेख एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7-8 ब्रिगेडियर और बाकी अफसर और साबका आर्मी चीफ की 89 तक को अकाउंटेबल किया। और ये भी बताता चलूं कि अभी कोर्ट मार्शल का आगाज हुआ है, अभी केस चलना बाकी है, बड़े मरहले बाकी हैं और जनरल फैज हमीद इससे बरी भी हो सकते हैं अगर उनको सब कुछ सहूलतें होंगी, वकील होगा, सारा कुछ होगा, केस ऊपर भी आएगा। जहां तक मैडम शेख आपके सवाल का ताल्लुक है कि फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, मैडम शेख सियासत, जनरल फैज हमीद को सियासत या सिर्फ इमरान खान से नहीं जोड़ा जा सकता। 9 मई से अरशद शरीफ तक बात ले गए थे फैसल वाडा साहब। मेरी ख्वाहिश है मैडम शेख कि ये पेंडोरा बक्स खुले, क्योंकि अगर ये पेंडोरा बक्स खुल गया तो पता चलेगा आपको कि इस हमाम में सब नंगे थे। जाहिर है जब ये मामला खुलेगा तो जनरल फैज हमीद भी बोलेंगे, इस सियासत के हवाले से बात कर रहा हूं, और जब वो बोलेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और फिर सब का नुकसान होगा मैडम शेख, सिर्फ तरीके इंसाफ का नहीं, सब का नुकसान होगा। क्या आज सवाल ये है मैडम शेख, क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जनरल फैज से फैजियाब नहीं हुए? क्या आसफ अली जरदारी से बिलावल भुट्टो तक जनरल फैज से फैजियाब नहीं हुए? क्या मौलाना साहब जनरल फैज से फैजियाब नहीं हुए? धरना किन की कहने पर कॉल ऑफ किया था मौलाना साहब ने? जनरल फैज हमीद से। जरदारी साहब किन को कह रहे थे कि फार्मूला बनाने वाले कहते हैं कि फार्मूला बनाओ, तो मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ फिर मैं फार्मूला बनाता हूं। वो कौन थे? बिलावल भुट्टो साहब कहां मुलाकातें करते थे मुबैना तौर पर, और शहबाज शरीफ साहब कहां जाया करते थे? नवाज शरीफ साहब किस तरह लंदन गए? और फिर उसके बाद जो इमरान खान की हुकूमत गई और फिर उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब हमें खुद बता चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ लंदन गए और मैं जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर के घर फैज हमीद से मिला था और उन्होंने कहा पहले पंजाब ले लें फिर मरकज ले लें। तो मैडम शेख अगर ये पिंडोरा बक्स खुला तो नायब मैनेजमेंट के कई किस्से भी आएंगे, नवाज शरीफ साहब का बाहर जाने का किस्सा भी खुलेगा, मौलाना साहब का धरना कैसे खत्म हुआ ये किस्सा भी खुलेगा। कई केस बने हैं ये तो हम जानते हैं मैडम शेख, लेकिन कई केस जो खत्म हुए हैं वो भी सामने आएंगे। और मैडम शेख ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे फसाने आएंगे कि बड़े बड़े मुंह छुपाते तो फिरेंगे। कुछ सुनाए ना हमें भट्टी साहब, ये तो सब कुछ सुनावा है आपसे, तो हम ये सुनना चाहते हैं, कुछ ये बताएं कि क्या किस्से सामने आएंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने में फैज साहब का क्या किरदार है, ये बताएं ना जरा। मैडम शेख ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। अब मुझे बताइए एस्टेब्लिशमेंट कौन थी? एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत सारे लोग हैं ना सर। नहीं नहीं नहीं, जो मैटर करते हैं मैडम शेख, फैज साहब का क्या किरदार था आपकी इत्तलात के मुताबिक? फैज साहब उसमें देखें DGISI थे। अब बताइए, आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा फैसला हो सकता है कि जिसमें फैज हमीद साहब ना हो? वो मैडम शेख रात अंदोरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। आज इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा मासूमाना सवाल दिया, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने फरमाया है
कि मेरा जनरल फैज हमीद से कोई सियासी ताल्लुक नहीं था, प्रोफेशनल ताल्लुक था। अब अच्छा। ये इसी तरह के सारे, और हाँ, और ख्वाजा आसिफ साहब भी जो बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं ना, सारे टीवी चैनलों पे आ रहे हैं, कहानियां खुलने तो दें जरा। कहानी अगर एक ये पेंडोरा बॉक्स खुलने तो दें। केसेस कुछ खत्म करवाए फैज साहब ने, ये कौन से केसेस खत्म करवाए फैज साहब ने? मैडम शेख, ये इस पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमने सुनते आ रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि हुकूमत जो है, ख्वाजा साहब और सारे, ये इमरान खान को और तरीके इंसाफ को लेकर मुझे यकीन है कि नहीं खोलेंगे, ये सिर्फ हवाई फायरेंगे। अच्छा। लेकिन अगर खोलेंगे तो जहां 5 तरीके इंसाफ की चीजें निकलेंगी, उसमें 10 इनकी सारों की भी निकलेंगी। और ये पूरा एक उस वक्त 3.5 पौने 4 साल का एक जमाना है, और उसमें बहुत कुछ है, और बहुत कुछ सामने आएगा अगर ये खुल गया, और मेरी ख्वाहिश है ये खुले। अच्छा, सब कहते हैं बहुत कुछ है, लेकिन ये कोई बता नहीं रहा है कि बहुत कुछ क्या है। पेंडोरास बॉक्स खुलने की ख्वाहिश का इजहार करें, मैडम शेख, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारा खुले, क्योंकि हमने भी तो सुनाया ना, हम कोई फर्स्ट टाइम आप खुद ही तो कह रहे हैं, आपको तवक्को ही नहीं है कि खुलेगा। आप तो कह रहे हैं वो बॉक्स की आसपास सफाई करके, डस्टिंग करके उसी तरह से नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा मैडम। अच्छा, पॉलिटिकल ये नहीं खोलेंगे। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर करेगी तो हो सकता है वो खोल दे, क्योंकि उनका जाहिर है उन सारे काम, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था उस पिछले सारे कामों से। अच्छा, वो खुले तो एक अलग बात है, ये नहीं खोलेंगे हुकूमत, ये सिर्फ टीवी चैनलों पर तकरीरें, बयान, बस। अच्छा सर, इस वक्त तो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है ना इस वक्त, हुकूमत की कहाँ से? रीमा से यही पूछते हैं। रीमा, यकीनन आप ये जो सियासी मामला है इसके ऊपर तो अपना तज्जिया देंगी, लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो कल की प्रेस रिलीज़ है, अगर उसको देखा जाए तो कोर्ट मार्शल के तहत मुमकिना तौर पर जो कहा जा रहा है सियासी तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ पर सज़ा हो सकती है, वो क्या हो सकती है? जी शुक्रिया लीना। पॉलिटिकली बस 2-3 चीजें, फिर मैं जो लीगल पॉसिबिलिटीज है उस पर आती हूँ। 3 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि मेरा ख्याल है एक बहुत लंबी तारीख है हमारे मुल्क में जो दिखाती है कि फौज अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब अपने ऊपर नहीं करती। तो सिर्फ ये एक इंसिडेंट जो है वो उसको मिथ नहीं बना था, वो हमारी हकीकत है। शायद ये उसको डेंट करे। देखते हैं ये किस तरह प्रोसीडिंग्स चलती हैं, किस चीज़ के लिए सज़ा होती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, कितना सच बाहर आता है। लेकिन ये फिर भी काफ़ी नहीं है कि उस पूरी इतनी लंबी तारीख जो दिखाती है कि एहतसाब नहीं होता, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने आइन को तोड़ा है, फौज उनको भी प्रोटेक्ट करती है, वो सब खत्म नहीं होता। दूसरा, ये जो कोर्ट्स मार्शल की पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये उस तरह हकायक सच सामने नहीं लाती, क्योंकि अक्सर प्रेस रिलीजेस के थ्रू हमें पता लगता है क्या हो रहा है। जैसे आम केसेस चलते हैं जिसमें आपको डिफेंस का मौक़िफ़ भी नजर आता है, पूरी रिपोर्टिंग होती है, पब्लिक का एक पूरा राइट होता है कि वो ऑब्जर्व कर सकें ट्रायल्स प्रोसीडिंग्स। ये कोर्ट्स मार्शल में अवेलेबल नहीं होती सहूलत। ये एक तनकीद भी है कोर्ट्स मार्शल की, लेकिन चलें ये उनके अपने प्रोसीजर्स हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सब सच बाहर आ जाएगा, मेरी उस पर भी कुछ डाउट्स हैं। आखिरी बात ये कि मेरा ख्याल हम इक्वेट नहीं कर सकते फौज का किसी सियासतदान से मिलना, उन्हें कोई इंसेंटिव्स देना या प्रेशराइज करना, और एक सियासतदान का किसी फौजी अफसर से मिलना, वो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक अपने ओथ की जो है वायलेशन कर रहा है, जुर्म कर रहा है जो फौज है, और सियासतदान को आप पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो डूबियस है, या वो क्यों फौज के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं या उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल एंगल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ब्रीच है। तो मैं इनको इक्वेट नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है हार्म भी मुख्तलिफ है दोनों साइड्स का। फाइनली जो आपने सवाल मुझसे पूछा, ये एक बहुत दिलचस्प चीज है कि पिछले साल आपको याद होगा आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई बहुत सी। अब ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन में अप्लाई कर सकती हैं। अगेन जो प्रेस रिलीज आई उसमें कोई स्पेसिफिक आर्मी एक्ट की प्रोविजंस का जिक्र नहीं है, लेकिन 2-3 जो मुझे लगता है एप्लीकेबल हो सकती हैं। एक तो है सेक्शन 26A
जो पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें खास तौर पे ये लिखा गया कि कोई ऐसा शख्स जो आर्मी एक्ट के तहत सब्जेक्ट था या है या कभी रहा था, जिसमें रिटायर्ड अफसरान भी आ जाते हैं, उन पे ये अप्लाई करता है। और ये रिलेट करता है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपको मिली हो आपकी जो ऑफिशियल पोजीशन है उसकी वजह से, और आप अनऑफिशियली वो डिस्क्लोज करें, तो ये सजा है और इसके लिए कोर्ट मार्शल आपका हो सकता है और इसकी 5 साल तक की सजा है। दूसरा है पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि कोई भी शख्स जो आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट है या रहा, जिसमें रिटायर्ड अफसरान भी आते हैं, जो अगर कोई सेंसिटिव पोजीशन वो रखते हैं तो 5 साल तक वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एक्टिविटी डिफाइन नहीं है, लेकिन लिखा है कि किसी भी तरह की, shall not engage in political activity of any kind। तो अगर आप सियासी शख्सियात से मिल रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं, शायद ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में आए और इसकी सजा है 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा डेफेमेशन, इस फौज की और इस तरह के ऑफेंसेस भी ऐड किए थे, शायद वो एप्लीकेबल ना हो। जो सबसे एक सीरियस ऑफेंस बन सकता है वो है इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी का, जो भी अप्लाई कर सकता है उन लोगों पे जो अब सर्विंग नहीं है, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, और जो इसमें भी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है कि चाहे आप जितनी मर्जी देर पहले भी रिटायरमेंट आपने ली हो, या जो इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी है वो जितनी देर पहले भी की हो, उस पर कोर्ट मार्शल हो सकता है और उसकी सजाए मौत तक की पेनल्टी है। सो ये, और ओवरऑल जो बाकी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसमें भी मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, वो भी अगर आप उसके लिए एलिगेशंस उसके तहत तब भी आपका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए करीमा, ये जो ट्रायल होता है कोर्ट मार्शल, आएगी ऑफ कोर्स, ये जो कोर्ट मार्शल के तहत ट्रायल होता है, क्या ये टाइम बाउंड होता है या फिर जब तक तहकीकात चले या ट्रायल चले? डिपेंड करता है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके लिए आप अक्यूज्ड हैं, कौन सा कोर्ट मार्शल बैठता है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। सो अभी कहना मुश्किल होगा, पर इसका जो प्रोसीजर है वो आम ट्रायल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, काफ़ी हद तक ओपेक होता है, सीक्रेटिव होता है। और मुझे ये कि हमें बहुत ज़्यादा मालूमात हैं जो उसकी वो नहीं मिलती, लेकिन अभी मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्ट मार्शल है, किस तरह के ऑफेंसेस हैं जिसके लिए आप अक्यूज्ड हैं, वो डिटरमिन करता है कि प्रोसीजर क्या होगा। और ये क्योंकि मुख्तलिफ तरीके होते हैं या मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कोर्ट मार्शल की, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, तो ये फॉर्मली जब चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद ही पता चलता है? जी, डिपेंड करता है। अगेन मुख्तलिफ जो कोर्ट्स मार्शल के तरीके हैं उन बताया गया है कि जियोग्राफिकल हो सकता है, सीरियसनेस क्या है ऑफेंस की, सजा मैक्सिमम कितनी है, उन सब की बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा कोर्ट मार्शल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच रीमा फॉर दैट। ज़रा सियासी मामलात के ऊपर वापस आते हैं। सलीम साफ़ी साहब, ये जो अभी बात हो रही थी, रीमा ने भी ये बात बल्कि कही कि मामलात अगर खुलें तो फिर क्या खुलेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन करनी भी चाहिए। सियासी जमातों के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या जिस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है वो जोड़ना दुरुस्त, और तहरीक इंसाफ के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस की आपको तवक्को है? फौज के लिए इसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास इम्प्लिकेशंस है। उसकी वजह ये है कि एक तो फौज में एक नई रिवायत डाली गई कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, और पहली मर्तबा मुक़द्दस गाय के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात ये कि जनरल आसिम मुनीर के दौर में ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी लाहौर के कोर कमांडर को उन्होंने घर रुखसत किया था, एक और कोर कमांडर को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत घर रुखसत किया। तो एक साल में 3 कोर कमांडर्स, 2 को रुखसत करना और 1 के खिलाफ कार्रवाई करना, और इसी तरह छोटे रैंक्स के तो दर्जनों अफसरान हैं जिनके खिलाफ इस दौरान कार्रवाई की गई है। तो फौज पे इसके असरात होंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, दीगर इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई हम अगर अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं और इतने मजबूत लोगों के ख़िलाफ़ कर सकते हैं और अपनी तदहीर अगर हम कर सकते हैं तो आप लोगों को भी अपनी तदहीर करनी चाहिए। और तीसरी एक ये मैसेज उनकी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज़ और शायद अदालत और सबको मिल रहा है कि अगर वो क़यादत इस तरह की चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती तो
9 मई के मामले पे कतन कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये तो वो असरात है। बाकी जिस पंडोरा बॉक्स का आप जिक्र कर रही है और जिसकी तरफ इरशाद भट्टी साहब ने इशारा किया कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना कैसे ख़त्म हुआ, RTS को कैसे बिठाया गया, उस वक़्त पोलिंग एजेंटों को कैसे बाहर निकाला गया, ये सारे मामलात ये वाकई पंडोरा बॉक्स नहीं, पंडोरा बॉक्स है। ये हर तरफ पंडोरे ही पंडोरे है, लेकिन वो नहीं खुलेंगे क्योंकि उनको जो काम उन्होंने बतौर DGISI किया, जो काम उन्होंने बतौर DGC किया, जो काम उन्होंने इन लाइन ऑफ ड्यूटी किया, तो वो उस पे उनको आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते, यानी फौज उसको अकाउंटेबल नहीं बनाएगी। अच्छा। आप देखें एक बड़ी मिसाल उसकी है कि वैसे अमूमन इस तरह के मामलात DGISI डील करते हैं या आर्मी चीफ खुद डील करते हैं, लेकिन तालिबान के साथ TTP के साथ मुज़ाकरात का इख्तियार उनको बतौर कोर कमांडर दे दिया गया था और वो उन्होंने किया। अब उस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो काम उन्होंने अपने कमांड के हुक्म पे किया है वो खा कितना ही गैर आईनी हो, वो कितना गैर अखलाकी हो, वो किसी को कितना नापसंद हो, लेकिन उस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई एक तो टॉप सिटी केस में हो रही है, इसलिए कि टॉप सिटी केस उनका जाती मामला था और उन्होंने जाती हैसियत में वो सब कुछ किया। सर, आप बड़ी दिलचस्प तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी नज़र से यकीनन वो बयान गुजरा होगा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रात शाहजेब के शो में दिया है और उन्होंने जनरल बाजवा का नाम भी लिया और उन्होंने इस तरह से कहा कि यहाँ तक कहा गया है, यहाँ तक पेशकश की गई कि जो मौजूदा चीफ हैं उनको ना बनने दिया जाए, बाकी जिस मर्जी नाम पे गौर कर लिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि मामला वहाँ तक भी जा सकता है? क्योंकि अगर टॉप से शुरू करते हैं तो फिर तो इन ड्यूटी भी रगड़े जाएंगे। अलीना, मेरी एक आदत है और कोशिश करता हूँ, अगरचे पूरी तरह मैं भी उस पर अमल नहीं कर सकता, कि जब बंदा ताकत में हो, जब बंदा ऑन सर्विस हो, तो उस वक्त बात करना जो है ये बहादुरी की अलामत है। जब बंदा मुश्किल में आए और जब बंदा रिटायर हो जाए तो फिर उनके खिलाफ हीरो बनने का कोई ज़रूरत नहीं होती। मसलन मैंने जब जनरल फैज़ के दौर में जो कुछ लिखा उसकी 3 किताबें बन गई सर, और वो सारा उनके नैरेटिव और उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ था। अब इस वक्त मैं खामखा की चीज़ें करके, और अभी भी माजी में लोग 2 बंदों के नाम लेते थे, लेकिन अब सिर्फ जनरल फैज़ का नाम लेके अपने आप को बहादुर साबित कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जब इस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई तो और वो मुश्किल में है, तो हम सिर्फ उनको थप्पड़ मार मार के अपने आप को हीरो बनाने या सर, लेकिन वैसे आप जैसी शख्सियात, जो आप जैसे सहाफ़ी जो पहले भी इसको गलती समझते थे फौज की मेडलिंग को सियासत में, अगर वो अब भी आगे क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है और कहाँ तक इसकी कड़ी जा सकती है, कहे तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। बहरहाल चलिए, आई रिस्पेक्ट यू, फेयर इनफ सर। कार्रवाई नहीं, उस मेडलिंग पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अब फिर रिटायरमेंट अगर उन्होंने कोई मेडलिंग की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक बड़ा और अहम मामला है जिसके ऊपर बात करनी है आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का कल एक फैसला जारी हुआ है जिसमें नून लीग के 3 उम्मीदवारों, 2 कौमी असम्बली के और 1 पंजाब असम्बली के, उनको दोबारा गिनती के नतीजे में जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था उस फैसले को कलअदम करार दिया गया है और जो नून लीग के 3 उम्मीदवार थे उनके हक में फैसला आया है। अब इसकी डिटेल में भी बात करते हैं, कानूनी इसमें क्या मामला डिस्कस किए गए हैं, काफ़ी टेक्निकल फैसला है, उसको भी अपने माहिरीन से और अपने तजियाकारों से डिस्कस करते हैं। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फैसले के ऊपर अपनी नाचाकी का इजहार करते हुए उन्होंने ये कहा कि खिलाफे कानून फैसला है। ये जो बेनिफिट दिया गया है नून लीग को ये नहीं बनता था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था कि जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, जो उनकी नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनके ऊपर बात करते काफ़ी गिला शिकवा किया है। अब ये जो बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या वो एतराज़, वो तनकीद दुरुस्त है? भट्टी साहब, एक दौर था मैडम शेख, आपको भी याद होगा, उमर अता बंदयाल साहब का दौर था, हम ख्याल जजेस और हम ख्याल बेंचेस का बड़ा चर्चा था, और फिर जब वो दौर गुजरा तो वो सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि
अब भी हम ख्याल जजेस और हम ख्याल बेंचेस मौजूद हैं। मैडम शेख, काजी फायज ईसा और नईम अफगान का ये फैसला है 2-1 से। जस्टिस अकील अब्बासी ने इसके खिलाफ यानी वो एक दूसरी तरफ थे। एक और यानी काजी साहब के बेंच से एक और फैसला आया इलेक्शन कमीशन के हक में, एक और फैसला नून लीग के हक में, एक और फैसला तहरीक इंसाफ के हक के खिलाफ। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ने तो वो मखसूस नशिस्तों वाला शोरा आफाक नादर और नायाब इख्तलाफी फैसला भी या इख्तलाफी नोट या फैसला भी लिखा, जिसमें 8 जजेस के फैसले को गैर आईनी गैर कानूनी करार देकर यह भी कह दिया कि कोई इदारा गैर आईनी फैसला मानने का पाबंद नहीं है। मैडम शेख, क्या हसीन इत्तफाक है इस फैसले में कि जो कुछ हुकूमत का बयानिया है ये मखसूस नशिस्तों पर, वही कुछ इस फैसले में भी है। अब आ जाइए मैडम शेख कि ये जो नई काजी फायज ईसा साहब और नईम अफगान साहब का फैसला है, ये मुस्तरद शुदा वोटों से लीगी जीते हैं। मतलब कि मुस्तरद शुदा जितने भी दोबारा गिनती में वोट निकले वो सारे तरीके इंसाफ के मुस्तरद उम्मीदवार के थे और नून लीग के नहीं थे। लीगियों के वोट उतने ही रहे और तरीके इंसाफ के वोट कम हुए। और मैडम शेख, आखिरी बात कि जस्टिस अकील ने इसमें एक लिखा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रजू किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लीगियों को एक और रिलीफ मिला, तो मुबारक हो मुस्लिम लीग वालों को। रीमा, ये टेक्निकल मामलात के ऊपर बताएं, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का बड़ा इसमें हवाला दिया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, क्या लाहौर हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं था कि वो ये मामला सुनती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त एंटरटेन करती? सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर ये कलअदम किया? अलीना, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसमें हम हैं, क्योंकि हम पहले से हमने फैसला कर लिया होता है कि हम किस तरह का आउटकम चाहते हैं। अगर हमारे हक में वो जज फैसला करता है, जो आउटकम हम चाहते हैं वो मिल जाता है, तो हमारी नज़र में वो जजमेंट ठीक होती है। और अगर वो आउटकम नहीं मिलता तो वो जजमेंट गलत हो जाती है और जजेस पे भी उसी तरह हम सवाल करने लग जाते हैं। पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज तक महदूद था, लेकिन अब ये हर जगह है। तो किसी भी जजमेंट का कानूनी तौर पे एनालिसिस करना, उस पर असेसमेंट देना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल की सिचुएशन में। हर चीज को इस लेंस से देखा जाता है कि कोई एक्सटेंशन चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन एक्सटेंशन देना चाहता है, कौन उसमें जो है उसको रोक के रखा हुआ है किसी ने, बहुत ज्यादा है। एनीवेज, तो मुझे फील होता है कि क्या फायदा आप लंबी जजमेंट्स पढ़ें, आप प्रेसिडेंट्स में जाएं, जबकि आपको जिसने भी सुनना है उसने आपको रद्द कर देना है अगर उनके हक में आप बात नहीं कर रहे, और अगर उनके हक में करें तो वो आपको सेलिब्रेट करेंगे। एनीवे, ये एक मुश्किल, एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है मेरी नजर में। मेरी इस पे कोई हतमी ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं इससे आई हैव टू से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। लेकिन बेसिक इशू ये है कि पिछले साल इलेक्शंस एक्ट में एक तरमीम की गई। पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कुछ डिस्क्रेशन थी कि अगर उन्हें लगता था कि एक रिक्वेस्ट आई है, एप्लीकेशन आई है रिकाउंट की, वो अनरीजनेबल है, तो वो उसको डिसमिस कर सकते थे। जब इलेक्शंस एक्ट में तरमीम आई तो उस प्रोविजन को निकाल दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या इसका मतलब है रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है? अगर मार्जिन जो है वो 4000 या 8000 वोट्स का है जीतने और हारने वाली पार्टीज के बीच में, तो क्या रिकाउंट एक तरह से ऑटोमेटिक चीज है? सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी है उसका ये ओपिनियन है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास अब बिल्कुल डिस्क्रेशन नहीं रहती। अगर एप्लीकेशन है उन्होंने उसको सुनना है, और इन केसेस में ये हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिसमिस कर दिया। और उसमें एक वजह ये भी थी कि बाहर बहुत शोर है, मॉब है, मेजॉरिटी के कारकुनान हल्ला मचा रहे हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो जो प्रोसीजर है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है जब उनको कोई ऐसी एप्लीकेशन मिले, क्या उन्होंने वो फुलफिल किया या नहीं किया। इस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कह सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स रिकाउंट करें, उन्होंने सही अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और रिकाउंट का कहा, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है उससे पहले ही एप्लीकेशन मूव हो चुकी थी और रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कोई डिस्क्रेशन या कोई वजह नहीं थी कि उन्होंने वो एप्लीकेशन नहीं सुनी, क्योंकि वोट्स चूंकि जो नंबर्स थे वो 4000 8000 के ही थे। मतलब वो रिक्वायरमेंट कानून की पूरी उस पर उतरते थे। जो डिसेंट है उनका मौकफ ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास फिर भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, क्योंकि कंसोलिडेशन
इलेक्शन प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो चुकी थी। अब ये मामला सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ही रेज हो सकता था, इलेक्शन कमीशन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के पास आप रिट में जा सकते थे, क्योंकि मामला जब जुरिस्डिक्शन पे सवाल का हो हाई कोर्ट अपनी रिट जुरिस्डिक्शन में सुन सकती है। अभी भी आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास पीटीआई जा सकती है और कह सकती है कि रिकाउंट, अगर उनका एतराज ये है कि रिकाउंट गलत हुआ, झूठ पे मबनी था या कुछ फ्रॉड किया गया, तो वो अभी भी इलेक्शन कमीशन पे ये रेज कर सकती है। अगेन मुझे नहीं मालूम, जैसे आपको ये इतना आसान मेरे लिए लीगल सवाल नहीं है किसका मैं फौरन जवाब दे सकूं, मुझे इस पे और मजीद सोचने की जरूरत है, प्रेसिडेंट देखने की जरूरत है। लेकिन ये दिलचस्प चीज है कि पिछले साल एक अमेंडमेंट हुई जिसमें बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की डिस्क्रेशन अगर बिल्कुल खत्म नहीं कर दी तो काफी हद तक उसको कम जरूर किया गया है। तो ये एक सोचने की बात है अगेन, लेकिन मेरे लिए क्लियर कट ऐसी चीज नहीं है कि मैं मेजोरिटी को कंडेम करूं और मैं डिसेंट को सेलिब्रेट करूं या वाइस वर्सा। तो दोनों जगह मुझे तो दलाइल नजर आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट है वो डोमिनेट करता है। ये एक सोच है कि जो फैसले इलेक्शन कमीशन के हक में किए जा रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अनफॉर्चुनेटली कॉन्डक्ट ऐसा रहा है कि वो बहुत बायस्ड नजर आते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। तो ये शायद वजूहात है, लेकिन कानूनी तौर पे जैसी जो मेरी समझ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और ऑल्सो टू एंड इट या समराइज इट, ये वाला जो तासुर है कि अगर इलेक्शन कमीशन के इस मामले में ख़ास तौर पे हक में फैसला गया है तो इलेक्शन कमीशन की पुष्टपनाही की गई है या उसको सेलिब्रेट किया गया है या उसको कहीं ना कहीं उसके मौक़िफ़ में वज़न डाला गया है, ऐसा तो नहीं तासुर मिलता, या आपके ख्याल में है ऐसा? कानूनी तौर पर कुछ रिमार्क्स हैं, वो रीजनिंग नहीं है फैसले की, लेकिन ये कहा गया है मेजॉरिटी के फैसले में कि आपको इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। फिर ये भी कहा है कि इदारों को अपनी इज्जत खुद करवानी चाहिए। सो ये शायद ये रिमार्क्स है, लेकिन फैसला इस पे मबनी नहीं है, फैसले की बुनियाद कुछ और है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगी, देखिए जब भी हम किसी कानून को इंटरप्रेट करते हैं, जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन वैसा ही हो जैसा आज है। 4 साल बाद भी क्या हम वही इंटरप्रिटेशन सपोर्ट करेंगे? जो हमारा एक आइन है, जो हमारा कानून है, वो ये इसके पीछे एक प्रेमिस ये है कि हर इदारा जो है वो नेक नियति से काम करेगा। सो अगर आप इंटरप्रिटेशन उसकी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन आपको नहीं पसंद, आप उस तरह चाहेंगे तो फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे पूरे सिस्टम में। सो पॉलिटिक्स और लॉ का ताल्लुक है, लेकिन कुछ चीजों में शायद उनको एक अलग-अलग रखना चाहिए, तरह से भी अलग-अलग भी रखना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। कल 3 सीटों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सुहेल वड़ायत साहब, अभी हमने कानूनी डिस्कशन तो की, बड़ी तफसील से रीमा ने हमें समझाया भी, लेकिन सर इसका जो सियासी पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तासुर के मखसूस बेंच या मखसूस जजेस की तरफ से जो फैसला आ रहा है, या अगर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात को सपोर्ट किया जाता है तो वो उनके खिलाफ ही हो रहा है, ये तासुर क्यों है और क्या ये जायज़ है? सर सुहेल साहब देखें तो कानून की बुनियाद तासुरात पे तो नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमें पसंद आए ना पसंद आए, बहुत सारे फैसले एक जमात को पसंद नहीं आ रहे, दूसरे को नहीं आ रहे, तो ये कहना कि ये मेरे जज हैं, ये तुम्हारे जज हैं, ये तो रवैया गलत है। हो सकता है जजेस की पॉलिटिकल लीनियज हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में पॉलिटिकल लीनियज होती है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी जज होते हैं, रिपब्लिकन पे भी होते हैं, लेकिन और वो फैसले भी जाहिर है कई दफा ऐसे होते हैं कि वो अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रहे होते हैं या उसके दूसरी पार्टी के खिलाफ जा रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है उनको मानना पड़ता है। तो ये दुनिया भर में ये कहीं कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव जज हैं, कहीं पॉलिटिकल अफिलिएशन वाले जज हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि सुकरात के ज़माने से ये प्रिंसिपल तय हो गया कि भाई अगर आपको फैसला पसंद नहीं भी है तो मानना है। आप उस पे फैसले पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उस फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं,
लेकिन रियासत के बाशिंदे और रियासत को उस फैसले को मानना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और यही हमने भुट्टो की फांसी पे भी देखा, तो सर झुकाना पड़ता है। आपने जब ये तय कर लिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आपका जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो फैसले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो फिर उसको मानना पड़ता है। हाँ, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं, तो वो सवाल उठते रहने चाहिए ताकि और जुडिशरी बेहतर हो, और अगर उसके अंदर बाइसेस हैं तो वो ठीक हो। ये मेरी राय है। अच्छा, इसी से एक सवाल जन्म लेता है सर, बड़ी अजीबो गरीब एक मामला है। हमने देखा बंदियाल साहब का जब इलेक्शंस वाला फैसला आया तो उसको नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, उसके ऊपर राय भी ये पाई गई हर फैसला इम्प्लीमेंट होने के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई नहीं, ये फैसला ही नहीं सही है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जब अब फैसलों के ऊपर अमल दरामद और एक नई बहस छिड़ गई है, उस वक्त सही, अब गलत, अब सही, उस वक्त गलत, ये जो अजीब क्लैश है सलीम साफ़ी साहब, ये बताइएगा। और ख़ासकर अब जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने पर कुतर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ साजिश कर रही है, हम ये होने नहीं देंगे, अदलिया की हिफाजत करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब फिर तनकीद भी करती है, तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं सर, राय साहब ने मिसाल दी तो खैर अमेरिका में भी बाज़ ऐसे फैसले हुए हैं कि जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें एक वाशिंगटन डीसी की हैसियत और उससे मुतालिक भी शायद है, रीमा बेहतर जानती होंगी। लेकिन जो अमेरिका में तकसीम होती है जजेस की, और या वहाँ पे उनकी लीनियंसी मालूम होती है कि किस तरफ है, लेकिन वो हमारे यहाँ वाला मामला मुख्तलिफ है। उनमें कोई ऐसा नहीं होता अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदियाल की तरह कि आप एक साल नहीं बल्कि 1 साल से ज़्यादा आपको तमाम जजेस इल्तिजाए करते हैं कि फुल कोर्ट बुलाए और वो उस पर भी नहीं बुलाते। इसी तरह अमेरिका के जजेस जो है वो डैम नहीं बनाते और वो एग्जेक्टिव के मामलात अपने हाथ में नहीं लेते। तो हमारे और उनके उस पर तो वो फ़र्क अपनी जगह पे, लेकिन एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है अदलिया की कि इस वक्त हमारी अदलिया तकसीम हो चुकी है। एक तरफ मुख्तलिफ कोर्ट्स के बारे में जब केस उधर जाता है तो पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि फ़ैसला कैसे आएगा, फिर इसी तरह बेंचेस के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि फ़ैसला कैसे आएगा या उनके रुझान किस तरफ है। तो ये बहुत अफसोसनाक है और ये अदलिया के वक़ार के लिए बहुत ज़्यादा मनफी है और इसके बारे में हमारे जज साहिबान को सोचना चाहिए। सर, ये तासुर आपको अभी भी क्यों मिला? क्योंकि अब तो अपेरेंटली अदलिया आज़ाद है और कई दफ़ा ऐसे फैसले भी होते हैं जो खिलाफ तवक्को आते हैं, फिर भी आपकी ये राय? मैं जब से पैदा हुआ हूँ तो उस वक्त से मैं सुन रहा हूँ कि अदलिया आज़ाद है। हाँ। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ हुआ भी, बल्कि जिस तरह हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि सचमुच मीडिया आज़ाद है। सर नहीं, लेकिन देखिए प्रेशर्स तो आते हैं, मीडिया के ऊपर भी आते हैं, अदलिया के ऊपर भी आते होंगे, लेकिन मीडिया में अक्सरियत ऐसे लोगों की भी है जो बिल्कुल सही आप जैसे लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। इसी तरह अदलिया में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना काम ईमानदारी से करते होंगे। प्रेशर नहीं है, हमारे पसंद नापसंद है, हमारे तासुबात है, हमारी ख्वाहिशात है, तो सारी चीज़ें हमारी सहाफत में रिफ्लेक्ट होती है और उनकी अदालत में रिफ्लेक्ट होती है। अभी इस मौजूदा जो फैसला है इसके ऊपर भी आपकी यही राय है सर? जी, मेरी इसके बारे में भी यही राय है। जो भट्टी साहब कह रहे थे, आप समझते हैं वो दुरुस्त तासुर है? भट्टी साहब भी, और देखे कि वो इतना कंफ्यूज अजीब गरीब फैसला है कि रीमा उमर भी अभी तक उनको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं उस फैसले कैसे बेहतर कहता हूं। किस फैसले को नहीं कहा उन्होंने सूरत हाल को कहा सर, मेरा ख्याल है। अब रीमा आप अपना पॉइंट खुद एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं ये कह रही थी लीना, मेरे लिए मुश्किल है, मैं फौरन एक फैसला आए उसको पढ़ के इतनी हतमी राय दे नहीं सकती। मुश्किल सवाल है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर्स का कि इलेक्शन कमीशन को आपने कितने इख्तियारात देने हैं।
फौरन उस पर एक हतमी ओपिनियन दे देना वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फैसला मैंने समझा दिया कि मेजॉरिटी का क्या है और माइनॉरिटी का क्या है, एक स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन की पावर्स कब खत्म होती हैं और क्या रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास डिस्क्रेशन है या नहीं वोट काउंट में, जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो एक कम है 4 से 8,000 वोट, डिपेंड करता है प्रोविंशियल असेंबली नेशनल असेंबली की सीट पे, मैं उस पर बात कर रही हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं कभी कभी सरप्राइज होती हूँ कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं फैसलों के बारे में, जबकि वो फैसले जो हैं उनको पढ़ने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है, जो प्रेसिडेंट्स उसमें कोट किए गए हैं उनको समझने के लिए आपको वक्त लगता है। तो 1 घंटे में जैसे फैसला आया उसके बाद एक ट्वीट में आपको उसको डिसमिस कर दिया या आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतना आसान नहीं होता हर फैसले को समझना। इसमें कोई फैसले की प्रॉब्लम नहीं होती। साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ की बात होती है। साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुख्तसर वक्त है तो जरा छोटा-छोटा कर लेते हैं। जी साफी साहब। जी जी एक तो जितने भी ये अदालती फैसले जिस रफ्तार से आजकल आ रहे हैं जी, रीमा जैसे लोगों के लिए तो आसानी होती है, वो अदालती जुबान समझते हैं, कानूनी जुबान समझते हैं। हम जैसे लोग जब उन फैसलों को पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अगर तमाम अदालती फैसलों को पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं ज़िंदगी का कोई और काम ना कर सकूं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चलो मैं अपनी पहले वाली राय वापस लेता हूं और रीमा फैसला पढ़ के जो राय दे देगी वो मेरी राय होगी। सर हम इसको इस बात पे कंक्लूड कर लेते हैं, जो कानूनी माहिरीन कहते हैं हम जरा उसको सोच समझ के परख के तो फिर उसके ऊपर भी बिलीव करते हैं। बट बहरहाल जी हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, इस सवाल के ऊपर भी अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा, वो सोशल मीडिया जो कि जिसमें शदीद ग्लिचेस हैं, जो बंद है डेटा के ऊपर, तो आप उसको एक्सेस भी कर नहीं सकते। अल्लाह हाफिज़।